कैसे हैं दोस्तों ये साल 1989 की बात है। एक व्यक्ति को थानेदार से बात करनी थी और थानेदार से बात करने के लिए वो लैंडलाइन नंबर पर फोन कर रहा था। इधर से फोन जाता है कि हेलो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। तो उधर से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब तो गश्त पे गए हुए हैं, आप कुछ देर बाद फोन कर लीजिएगा। कुछ देर बाद फोन दोबारा किया जाता है और दोबारा भी वही बात होती है कि इंस्पेक्टर साहब तो गश्त पे गए हुए हैं, अभी आए नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब लगातार ऐसी बात होती चली जाती है और उस व्यक्ति की इंस्पेक्टर से बात नहीं हो पाती, तो वह व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता है और पांचवी बार लगातार एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में गालियां देना शुरू कर देता है। वो सब इंस्पेक्टर जो लगातार फोन उठा रहा था उस थाने के अंदर, अब यहां से गुस्साया हुआ व्यक्ति अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच जाता है और जाने के बाद पूछता है कि इंस्पेक्टर कहाँ हैं। तो वही दरोगा बोलते हैं कि वो तो अपनी गश्त पे गए हैं, अभी कुछ देर पहले आप ही मुझे गाली दे रहे थे। इतना कहना था कि उस व्यक्ति ने उस सब इंस्पेक्टर पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उस थप्पड़ की गूंज पूरे शहर में फैल जाती है। जब ये बात पूरे शहर में फैलती है तो बात पहुंचती है एसएसपी तक। एसएसपी पूछते हैं क्या बात है। तभी वो दरोगा कहता है कि साहब, मैं इस प्रेशर में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। आज जो मेरे साथ थाने में हुआ वह बहुत ही भयानक है, बहुत बुरा है। ये कहते हुए सब इंस्पेक्टर रोने लगता है। तभी एसएसपी कहते हैं तुम्हें परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है, मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा दर्ज होता है उस व्यक्ति के खिलाफ। जब उसका नाम पूछा जाता है कि नाम क्या है, तो नाम सामने आता है अतीक अहमद, जो हाल ही में बना हुआ एक विधायक था। ये बाहुबली विधायक जब थाने में एक सब इंस्पेक्टर को पीटता है तो इस मामले की गूंज पूरे शहर में फैल जाती है। तभी एसएसपी फैसला लेते हैं कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब अतीक की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी लगभग 10-15 पुलिस वालों के साथ जब उसके घर पहुंचते हैं तो वह घर पर मिलता ही नहीं है। घर से निकलते ही 400 मीटर दूर एसएसपी और अतीक अहमद आमने सामने आ जाते हैं। अतीक अहमद और उस एसएसपी में बहुत कुछ कहा सुनी हो जाती है और देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अब पुलिस वाले थोड़े से थे, 12, 15, 20 के आसपास। उधर बहुत सारी पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और विधायक एसएसपी से कहता है कि तुम हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। तभी कुछ देर बाद आखिरकार लखनऊ से फोन आता है और कहा जाता है कि एसपी साहब, इनकी गिरफ्तारी ना करें, ये हमारे आदमी है। इसके बाद फिर ये गिरफ्तारी नहीं होती। एसएसपी अपना मन महसूस कर रह जाता है। दोस्तों, आज की कहानी उसी से रिलेटेड है और इस कहानी में होता क्या है कि मायावती जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनती हैं, उनका कत्ल होने की पूरी तैयारी थी और अगर उस दिन उनका कत्ल हो जाता तो वो कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। दोस्तों नमस्कार, आज की सच्ची कहानी भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ये बात 2 जून 1995 की है। दरअसल मीराबाई रोड पर एक स्टेट गेस्ट हाउस है। वहां उस स्टेट गेस्ट हाउस के दरवाजे पर डीएम, एसएसपी और एसपी और कई पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। वो दरवाजा पीट रहे थे। वो सब दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर से आवाज आती है और अंदर से आवाज वापस लौट कर आती है तो उधर से एक महिला घबराई सी आवाज में कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं खोलूंगी। अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। जब कई घंटे बीत जाते हैं तो आखिरकार डीएम, एसएसपी भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हूँ, पूरी फोर्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार जब दरवाजा खुलता है तो बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और वो डरी हुई, घबराई हुई थी। आंखों में कुछ आंसू थे और वो थर-थर कांप रही थी। कांपने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि वह थी जिसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लोग मायावती के नाम से जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1992 को, जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। लाखों लोग इस घटना के बाद
दंगों की भेंट चढ़ जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ जाता है। उन दिनों सरकार थी कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, गंवानी पड़ती है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ तो बीजेपी ने नारा दिया था कि राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम आपस में मिल जाते हैं कि क्यों ना मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए, क्यों ना हम लोग साथ साथ मिलकर सरकार बनाए। और इसीलिए उन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे और यहाँ पर विधानसभा की सीटें होती थी 422। अब 422 सीटों में से बंटवारा होता है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती हैं 256 सीटें और बसपा के हिस्से में आती हैं 164। चुनाव होता है और चुनाव में सपा को 109 सीटों पर जीत हासिल होती है और बसपा को 67 सीटों पर जीत हासिल होती है। और जो पहले से तय था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर उनके विधायक ज्यादा होते हैं तो, और वही हुआ। अब होता है जो तय हुआ था। 4 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे चाह रहे थे, लेकिन विपक्षी लोग भी दावा कर रहे थे कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। साल 1993 में ये बनते हैं मुख्यमंत्री और 23 मई 1995 की बात है जब कुछ आपस में मनमुटाव होने लगते हैं। लगातार इधर उधर से कानाफूसी होने लगती है। तब कांशीराम जी लालजी टंडन जी को फोन करते हैं और कहते हैं कि लालजी टंडन जी, हमारे पास जो विधायक हैं और आपके अपने विधायक, तो क्यों ना हम आपस में मिलकर नई सरकार बनाते हैं। तो अगर आप तैयार हो तो हम चाहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री बन जाएं। तो लालजी टंडन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, जो भी तैयारी है करते हैं। और यह बात आई गई नहीं होती, बल्कि इस पर विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है। लालजी टंडन से मुलाकात के बाद 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात करने के लिए जाती हैं। यह 11 मंत्री सपा बसपा अलायंस की सरकार में बसपा के होते हैं। वे सब मायावती के साथ जाते हैं। यह मायावती राज्यपाल को 3 पत्र थमाती है। 3 पत्र देते हुए मायावती राज्यपाल को कहती हैं कि ये लीजिए। पहले पत्र में हवाला होता है कि सभी तरह के निर्णय लेने के लिए बीएसपी के जो संस्थापक हैं कांशीराम जी, उनको अधिकृत किया गया है। और दूसरे पत्र में लिखा जाता है कि मुलायम सिंह यादव से हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, और उसके लेने की जो वजह थी उस पत्र में लिखी हुई थी। तीसरा पत्र भी सौंपा जाता है कि अलग अलग दलों के लगभग 200 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं और हमारे खुद के 67 विधायक हमारे पास हैं, और आप हमें मौका दीजिए, हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। राज्यपाल ने कहा ठीक है, आप मुझे विचार करने का मौका दीजिए। 1 जून को वह पत्र लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अगला 2 जून आता है और 2 जून की बात है, मीराबाई रोड पर जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां के कमरा नंबर 2 में मायावती मीटिंग कर रही थी। मायावती अपने विधायकों के साथ कुछ डिस्कशन और प्लानिंग में थी। इसकी सूचना मिल जाती है मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, और इसी बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने उस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो जाती है और भीड़ के लोग बद्दी बद्दी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो हालत इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि अभी कुछ साल पहले ही एक नारा चलता था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। अब ये नारा कहीं ना कहीं पुराना हो चुका था, बेकार हो चुका था। और इसी बात को देखते हुए जब नारेबाजी चल रही थी, हंगामा चल रहा था, तभी कुछ लोग कमरा नंबर 2 में दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। वहां मायावती मौके पर मौजूद होती हैं, वहां पर कुछ विधायक भी मौजूद होते हैं, और उसके बाद ये लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जो भी सामने पड़ रहा था उसके साथ मारपीट कर रहे थे, और मारपीट करते करते ये बताया जाता है कि मायावती ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनके बालों को नोचने की कोशिश की गई थी, उनको हल्की फुल्की चोटें भी आई थी। लेकिन विधायकों ने अपनी जान पर खेलते हुए मायावती के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया, और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जो पास में ही कमरा होता है, कमरा नंबर 1, मायावती को उस कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप कमरे को
अंदर से बंद कर लेना। यदि आपने कमरा अंदर से बंद नहीं किया तो ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हंगामा लगातार चल रहा था। हालांकि मौके पर एसएसपी मौजूद थे। ओपी सिंह एसएसपी बताए जाते हैं। उस टाइम काफी फोर्स था, लेकिन फोर्स कुछ कर नहीं रहा था। आसपास के लोगों के अनुसार जो वहां मौजूद थे, एसएसपी खड़े होकर बस सिगरेट फूंक रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे, और हंगामा करने वाले हंगामा कर रहे थे। पहला दरवाजा टूट ही चुका था और दूसरे दरवाजे यानी कमरा नंबर 1 में मायावती मौजूद थी, और भीड़ के लोग जब उस दरवाजे को भी लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी बीच फर्रुखाबाद के बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो लाठी लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां लाठी चलाने की कोशिश करते हैं ताकि इस भीड़ को काबू किया जा सके। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। एक विधायक उन लोगों से लोहा लेने की कोशिश कर रहा था। तुरंत इसी बात को देखते हुए हजरतगंज थाने के इंचार्ज, जिनका नाम होता है विजय भूषण, साथ ही उनके साथ एक और इंस्पेक्टर होते हैं जो वीआईपी ड्यूटी में रहते थे, सुभाष सिंह बघेल, ये भी मौके पर आते हैं और इस भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। एसएसपी तमाशा देख रहे थे। मायावती अंदर घबराई हुई थी। बाहर से आवाजें आ रही थी कि इसको आज छोड़ना नहीं है, मार देंगे। मायावती बहुत बुरी तरह से अंदर कांप रही थी, ऐसा बताने वाले बताते हैं। लेकिन इसी बीच जो इस जिले के डीएम राजीव खैर, उनको सूचना मिलती है। वो मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एसपी से कहा तो एसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास से कुछ आदेश है, आपको भी मानने चाहिए, और मुख्यमंत्री के आदेश कौन नहीं मानेगा, जो मुख्यमंत्री कहेंगे। लेकिन इसी बीच में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को जो हंगामा चल रहा था। तब राजीव खैर के आदेश पर पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन वर्मा से कहा जाता है कि जो नहीं हटे उनको लाठियों से तोड़कर अलग कर दो। अब यह हंगामा इतना तेज था, मायावती अंदर बंद थी, शायद उनको मारने की, उनकी हत्या करने की पूरी तरीके से प्लानिंग थी। उसके बाद डीएम साहब ने जब उन्हें खदेड़ना शुरू किया, तब जाकर वो भीड़ छटती है, और भीड़ छटने के बाद कई घंटे बीत जाते हैं। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा क्यों नहीं खुला था? क्योंकि मायावती को लग रहा था कि अभी भी बाहर जो लोग हैं उन्हें मार डालेंगे। डीएम राजीव खैर कहते हैं कि मैडम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वो कहती हैं कि सुरक्षा के इंतजाम तो पहले भी थे, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगी। रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। दोपहर 3 बजे से हंगामा चलते चलते मायावती 9:30 बजे के बाद उस कमरे से, उस रूम से बाहर निकलती हैं। सकुशल उन्हें निकाल कर ले जाया जाता है। मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे ही, अभी उनकी सरकार गिरी नहीं थी। रात को 11 बजते हैं तो मुलायम सिंह यादव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पुलिस वाले जो यहाँ पर मदद कर रहे थे, वो पुलिस वाले जो आईएएस अफसर होते हैं, डीएम साहब, उनको रात में ही 11 बजे तबादला कर दिया जाता है। अगले दिन राज्यपाल मोतीलाल वोरा के पास जो पत्र पहुंचे थे, मोतीलाल वोरा ने उन पत्रों का संज्ञान लिया, और जब विधायक दल के पक्ष विपक्ष के लोग इकट्ठे होते हैं, पता चलता है कि मायावती की सरकार बन जाती है। और पहली बार ऐसा होता है कि मायावती मुख्यमंत्री चुन ली जाती हैं। 3 जून 1995 को मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फैसला लेती हैं कि आखिरकार ये गेस्ट हाउस कांड किसने कराया था, क्या मामला था, उसकी पूरी पड़ताल की जाती है। पड़ताल कराई जाती है तो आईएएस अफसर होते हैं रमेश चंद्र, और रमेश चंद्र इस आयोग का गठन और जांच करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि यह सब कुछ करवाने के पीछे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाथ था। लेकिन वो तब मुख्यमंत्री नहीं थे, क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर के बाद आपको तो खैर पता ही है कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन, कानून अपना काम करता है। लंबे समय तक मामला खींचा चला जाता है। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये होती है, जो विधायक बीजेपी का होता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि मायावती को बचाने की, डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, 1 साल बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वो हत्या करने वाले कौन थे, कौन नहीं थे, आज तक भी इस मामले में कोई न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि मायावती ने उनको अपना भाई मान लिया था, लेकिन वो बहन अपने भाई की ज्यादा मदद नहीं कर पाई थी। उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस में जो भी कांड हुआ, जो भी हंगामा हुआ था, ये बताया जाता है कि उस हंगामा करने वालों में
सबसे आगे अतीक अहमद था। वही अतीक अहमद जिसको साल 2023 में प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस गेस्ट हाउस कांड बाद मायावती ने कभी भी साड़ी नहीं पहने, क्योंकि इस घटना में जो भी कुछ हुआ उनके साथ बहुत भयानक हुआ था। और वो इतना घबरा जाती हैं, बताने वाले ये बताते हैं कि उसके बाद जब भी कोई जनसभा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी नॉर्मल दिन हो या फिर खास दिन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सलवार सूट पहनकर ही रहती थी। उन्होंने फिर कभी साड़ी नहीं पहनी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।